क्यों बेटा, सभी को ये पेपर दिख रहा है? गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये पेपर आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये 2017 में वैकेंसी आई थी, और इसका एग्जाम जो है 2019 में हुआ था। ठीक है ना? तो इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्यों भाई, रेडी है ना आप लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा। हम्म पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। क्या हो रहा? ठीक है, पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से है। कह रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर टू, यानी व्यापार की शर्तों से क्वेश्चन है। यानी व्यापार की शर्तें क्या बतलाता है, क्वेश्चन आया हुआ। तो आप लोग जल्दी फटाफट आंसर बताइए इसका। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है, व्यापार की शर्तें क्या बताता है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ भाई, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपोर्ट अर्निंग्स, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस, रेशियो बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच अ कंट्री इज ऑफर्ड लोन। हिंदी में क्या है पहला? हिंदी में है निर्यात आय से आयात व्यय का अधिक, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार करार, निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात। कृपानंद बता रहे हैं बी सही है, ए सही है। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताइए फटाफट। सब लोग आंसर पहले का बताओ, बी। हम्म आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बहुत ही मतलब माइनर से अंतर हैं सारे ऑप्शन में। और बी हो, इसका आंसर बी नहीं है, सी आंसर है, सी। अरे भाई, व्यापार के पढ़े हो कि नहीं? पीएल अपॉन पीएम पढ़े हो कि नहीं? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, यानी निर्यातों की कीमत बटे आयातों की कीमत, दोनों का अनुपात होती है। तो सी में देखो दिया है ना, निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात, यानी रेशियो बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा करीब, एकदम बहुत ही नजदीकी डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके आंसर करें। ठीक है बेटा? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देखिए सब लोग, और बताइए। स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम से क्वेश्चन है, टैरिफ वाले। स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम, टैरिफ वाली जो थ्योरम थी, उसी से क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करिए फटाफट। बी आंसर है, बी बी। सब लोग बताइए। रूपम बता रही है बी आंसर है, काजोल बता रही है बी। जल्दी बताइए। ए। सब लोग बताइए। कह रहा है स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट्स दैट imposition of tariff by a nation causes the real income of the factors of nations। यानी कह रहा है कि स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय की मान्यता है कि जब कभी तटकर, एक देश के द्वारा जब तटकर या प्रशुल्क लगाया जाता है, तब देश के साधनों की वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, वास्तविक आय किस साधन की बढ़ती है या घटती है। तो जो प्रचुर मात्रा में साधन है उनकी आय बढ़ती है, कि जो दुर्लभ साधन है उनकी आय बढ़ती है।
किसकी वास्तविक आय पर प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सेकंड का आंसर बताना है सबको, सेकंड वाले क्वेश्चन। हर्षिता आप भी आंसर करिए, सब लोग आंसर करोगे। सी 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 डी, इसका आंसर डी है, डी फॉर डॉग। इसका आंसर डी है। स्टॉपलर एमुलेशन थ्योरम जो टैरिफ वाली है, वो कहती है कि अगर कोई भी कंट्री टैरिफ लगाती है तो टैरिफ लगाने से जो उसके यहाँ कम मात्रा में फैक्टर है, स्कार्स फैक्टर का मतलब समझते हो, जो दुर्लभ साधन है उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। दुर्लभ साधन की वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं भाई? इनके थ्योरम में सर इसमें ये है ना कि प्रचुर साधन के पक्ष में व्यापार होता है। देखो इनकी दो थ्योरी है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए साफो साफ, अभी इंटरनेशनल इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टैरिफ लिखा हुआ, देखो इनकी थ्योरी एक अलग है, एक टैरिफ वाली नहीं है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी है इनकी, ठीक है। जहां पे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात होती है, स्टॉपलर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, यानी कारक कीमत प्रमाणीकरण सिद्धांत में वो कहते हैं कि वहां पे जो क्या कहते हैं, जो प्रचुर मात्रा में साधन है उनकी वास्तविक आय बढ़ती है। लेकिन जो टैरिफ वाली इनकी थ्योरी है ना, स्टॉपलर एमुलेशन थ्योरम, उसमें जो प्रचुर दुर्लभ साधन है उनकी वास्तविक आय बढ़ती है। ठीक है बेटा, अब इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा काफी, तो शॉर्ट में चलते हैं। बाकी इंटरनेशनल जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इजी है बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चला जाए आगे, क्यों भाई? सामान्यीकरण वाला ही हम पढ़े हैं ना सर, तो शायद हमको लग रहा है हमको वही याद था, हम वही लगा रहे। हाँ वो अलग है, वो थ्योरी अलग, ये टैरिफ वाली थी। स्टॉपलर एमुलेशन की दो थ्योरियां हैं इंटरनेशनल। ये वाला एक सर है उनका जो जिसमें लिप्से और जेवंस वगैरह है उनका है। हाँ ये वाला लिप्से और ये सब उसी में है जो आप बता रहे हो। ये वाली थ्योरी अलग है, इसमें मेटजेलर का आप लोग पढ़े होंगे, मेटजेलर का पैराडॉक्स पढ़े हो ना? मेटजेलर का पैराडॉक्स पढ़ा है आप लोगों ने? क्यों भाई, मेटजेलर का पैराडॉक्स पढ़े हो? मेटजेलर जो है इसी के थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किए थे एक तरह से। स्टॉपलर एमुलेशन थ्योरम जो है टैरिफ वाली, उसी को क्रिटिसाइज किए थे और उन्होंने इसके ठीक विपरीत निर्णय दिया था मेटजेलर ने। इसीलिए उनको उनकी थ्योरी को मेटजेलर पैराडॉक्स के नाम से जाना। उन्होंने जानते हो क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी कंट्री टैरिफ लगाती है, प्रशुल्क लगाती है, तो उससे जो है जो प्रचुर मात्रा में जो साधन है उनकी वास्तविक आय बढ़ती है। तो मेटजेलर के अनुसार बी सही होगा, लेकिन स्टॉपलर एमुलेशन थ्योरम के अनुसार डी सही। ठीक है ना? क्यों भाई, क्लियर है यहां तक? गुड। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, तीसरा पढ़िए और आंसर करिए। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। तीसरा कह रहा है ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से किस माध्यम से व्यापारी जो हैं मुद्रा के उच्चावचन द्वारा जो ह्रास होता है उनकी जोखिम को कम कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का ही ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। किसके द्वारा कम करते हैं भाई? हेजिंग के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग लगा ही लोगे, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है? क्या बेटा? ये नंबर ए वाला जो है, ये विवाचन शब्द, इसका मतलब क्या होता है?
विभाजन ये अलग हिंदी लिखा हुआ है, आर्बिट्रेज कहते हैं, जो सट्टेबाज नहीं होते हैं वो वहां पे लिखना चाहिए तो आपको समझ में आ जाता है। हिंदी में देखो यही एक तो खास बात है, आर्बिट्रेज को एक तरह से सट्टेबाज ही होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेटर्स का दे दिया है ऑप्शन, इसलिए यहाँ विभाजन अलग हिंदी वर्ड यूज किया है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब अंतरराष्ट्रीय में आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे। चौथे नंबर पे आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ WTO विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अम्बर बॉक्स सब्सिडी। यानी कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के शब्दावली में कौन सा अंबर बॉक्स राज सहायता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये हिंदी बहुत टफ है, तीत पेटिका राज सहायता, सिंपल से जानो अंबर बॉक्स सब्सिडी, हमने लिखवा है ना अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो कह रहा है विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में अंबर बॉक्स सब्सिडी कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे बट पूरा डिटेल में अभी नहीं पढ़े हैं। तो देखो जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है, हम सभी लोग जानते हैं कि वो MSP सब्सिडी, फर्टिलाइजर, इन सब पर दी जाती है। अंबर बॉक्स जो सब्सिडी होती है वो अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीजों के लिए दी जाती है, सिंचाई दरों पर दी जाती है, लेकिन ये सरकारी कीट नियंत्रण जो लागत है इनके लिए नहीं दी जाती। तो पूछा है नहीं है ना, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल। बाकी तीनों जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी इसके लिए दी जाती, ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए, किसने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया। यानी हु डेवलप द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट जेई मीड ने दिया था। किसने दिया था? जेई मीड ने दिया था। तो मीड ने व्यापार तटस्थता वक्र का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने जो है इंटरनेशनल ट्रेड में व्यापार तटस्थता वक्र का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी जगह आया हुआ है, समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, क्लियर है? बताओ भाई। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, छठवां पढ़िए आप लोग। नियर मनी का मतलब क्या होता है? निकट मुद्रा। निकट मुद्रा की सही परिभाषा का चयन करना। नियर मनी, पहला ऑप्शन है परिसंपत्ति जिसमें 100% तरलता, एसेट विच हैज 100% लिक्विडिटी। ठीक है, दूसरा है एसेट विच हैज नो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, परिसंपत्ति जिसमें मूल्य संचय कार्य नहीं, ऐसा नहीं। परिसंपत्ति जो विनिमय का माध्यम, एसेट विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी वाला। और डी क्या है? परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता हो तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के माध्यम में रूपांतरित किया जाए। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है डी। देखो, निकट मुद्रा का मतलब समझ रहे हो? जिसको बहुत अल्प समय में आप जो है यूज कर सकते हो, आपको मिल सके, वो निकट मुद्रा होती है। तो देखो इसमें दिया है ना, परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का भी काम करती हो और अल्प सूचना में, ठीक है, यानी कन्वर्ट किया जा सके मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ शॉर्ट नोटिस, यानी शॉर्ट नोटिस में जो है कन्वर्ट कर सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, यानी उससे जो है आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करें अल्प समय में और मूल्य संचय का काम, दोनों का काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 7 आंसर आ जाइए। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स मनी सप्लाई का कौन सा कहलाता है भाई? जल्दी बताओ। M3 को AMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMR। ठीक है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस कौन सा है? M3। यानी सकल मौद्रिक संसाधन किसको बोलते हैं? मनी सप्लाई क्या? M3 को। तो सी विल बी करेक्ट आंसर।
एट्थ क्वेश्चन आ जाइए। एट्थ क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? अब देखो 4 ईयर दिए हुए, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17। तो ये 19-20 में 2020 का पेपर है, तो देखो 4 साल पुराना डेटा पूछा गया है। तो कौन सा ईयर था भाई, आप लोग बताइए जरा कि किस ईयर में सर्वाधिक ग्रोथ हुई थी? 12-13 में कि 13-14 में कि 14-15 में कि 16-17 में? जल्दी जल्दी बताइए भाई। किसी को पता है? बेटा 8 का डी, 8 का डी, 8 का डी। क्या कह रहे हो बेटा? ही बता रहे हैं सर। अच्छा डी, हाँ डी जो बता रहे हैं एकदम सही है। ठीक है, डी जो है करेक्ट है आंसर। यानी 2015-16 में देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में 2015-16 ऐसा ईयर था जिसमें सबसे अधिक ग्रोथ रेट हुई थी। अब पूछा है किस प्राइस पे? कीमतों पर। 2011-12 यानी कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है। तो कांस्टेंट प्राइस पे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट हुई थी 15-16 में 8% ग्रोथ हुई थी। 15-16 8%। ठीक है, वहीं 14-15 में जो हुई थी वो 7.5% थी। 13-14 में 6% थी। 12-13 में 4.5% थी। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसमें थी? 15-16 में। ये ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन आ जाइए। 9th, अब देखो ये उस समय का डेटा है तो 9th क्वेश्चन का रेलिवेंस नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो, लेकिन एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ये देख सकते हो। यानी 6 जून 2019 को कह रहा है बैंक दर, रेपो दर और विपरीत रेपो दर क्रमशः क्या थी? तो देखो ये याद होना चाहिए, ये जल्दी चेंज तो होता नहीं। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जब बैठक होती है उसकी, तभी चेंज होता है 3-3 महीने। ठीक है, तो उस समय चेंज होगा। तो एक बार जब एग्जाम देने जाओ तो पहले वाली बैठक का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब रट के जाओ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है ना? 10वां क्वेश्चन आ जाओ। 10th क्वेश्चन, अब ये भी बजट का क्वेश्चन है। कह रहा है 2019-20 के बजट अनुमान के आधार पर अनुदान बिल सर्वाधिक होने की संभावना है। यानी एज पर बजट एस्टिमेट 2019-20, out of every rupee earn maximum share in likely to be, मैक्सिमम शेयर किसका था भाई? बताओ 19-20 के बजट। शुरू से सर ब्याज भुगतान में ही ज्यादा जाता है पैसा। ठीक, खाद्यान्न का था, फूड। ठीक है, 19-20 के बजट में फूड पर था। ठीक है, जैसे 21-22 का बजट देखें, उसमें उसमें भी फूड ही पर था। ठीक है, फूड ही पर था। अब इस बार के बजट में देखते हैं क्या है। 21-22 में, 22-23 में फूड ही पर था सबसे ज्यादा सब्सिडी। ठीक है, तो देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, सब्सिडी से। तो जो क्वेश्चन करंट अफेयर या बजट इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं उनको आप लोग कोट कर सकते हो, जो है उनको लिख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखो 11वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। 11वां क्वेश्चन भी वहीं से है। 2019-20 के बजट के अनुसार प्रत्येक प्राप्त रुपए में सर्वाधिक हिस्सा किसका था? यानी 1 रुपए में सबसे अधिक हिस्सा किसका था 2019-20 के बजट पूछ रहा है। तो देखो उस समय तो निगम कर का है। क्या हुआ? वर्तमान में तो सर आयकर है ना? हाँ, प्रेजेंट टाइम में आयकर है, लेकिन उस समय कॉर्पोरेट टैक्स था, निगम कर। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए है, बट आज के दौर में बी हो जाए। ठीक है ना, आयकर सबसे ज्यादा मिल रहा है आजकल। 12वां क्वेश्चन आ जाए। फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? जल्दी बताइए फटाफट। 12 क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है भाई? जुलाई से 1 जून। अप्रैल से 31 मार्च तक सर। वर्तमान में तो अप्रैल मार्च है और पुराना जून 1 जुलाई अप्रैल से 31 मार्च तक होता है सर। ये वित्तीय वर्ष किसका है? बजट वाला था है वो, क्या नाम है अवधेश बेटा? आरबीआई का पूछा जा रहा है। जी सर, जुलाई से जून होता है सर। जुलाई से जून होता है। क्यों भाई, सब लोग एग्री करते हो? जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग आंसर बताइए। 12 का क्या होगा? सी होगा। अप्रैल से मार्च वाला सर फॉलो करती है भारत सरकार। देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहले जो था आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था वो जुलाई से जून हुआ करता था। जुलाई से जून पहले हुआ करता, तो इसलिए 2020 में परिवर्तन हुआ था। 2020 में चेंज हुआ है। तो 2020 के पहले जब ये एग्जाम हुआ तब जुलाई से जून ही था, तो इसका आंसर तो सी ही था, एचपीएससी ने दिया। बट प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया है आरबीआई का फाइनेंस, और वो क्या हो गया है? अप्रैल से मार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है फाइनेंशियल। समझ में आया कि नहीं अवधेश? समझ में आया? अभी तक तो सर मुझे यही पढ़ा था सर मैंने, ये अपडेट कर लिया मैंने। हाँ, ये अपडेट कर दिया है तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये भी क्वेश्चन मतलब ध्यान देने योग्य है, लेकिन डेटा पुराना है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द 2018-19, ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट वेयर लार्जेस्ट टू विच कंट्री, यानी 18-19 के ईयर में भारत के निर्यात किस देश से सर्वाधिक थे? तो सिंपल सा है, कौन सा था रहा होगा बताओ भाई। किसके साथ सर्वाधिक जो है निर्यात रहा होगा? सिंपल सी बात है यार, अमेरिका के साथ, और आज भी अमेरिका के ही साथ है। तो आज के दौर में भी इसका आंसर यही होगा, चाहे 22, 23, 24 में पूछे, चाहे 22, 23 में, सब में वैसे ही सही कि सबसे ज्यादा जो निर्यात है आज भी भारत किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 का आंसर बताइए आप लोग। ये तो पढ़ा हुआ है, सब में इंटर से पढ़ते चले आ रहे होंगे। बताओ भाई इसका आंसर। मीन मीडियन मोड में संबंध पूछ रहा है, माध्य माध्यिका बहुलक, और ये हर जगह क्वेश्चन आता है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा? सर ए वाला होगा। अच्छा, सब लोग बताओ भाई, सब लोग आंसर करो। इसका आंसर क्या होगा? मीन मीडियन मोड में क्या संबंध है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? देखो मीन मीडियन मोड में क्या संबंध होता है कि माध्यिका माध्यिका संबंध का फार्मूला क्या है? माध्यिका माइनस बहुलक। माध्यिका माइनस बहुलक बराबर होता है 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ये फार्मूला याद रखिए आप, और ये फार्मूला जिस ऑप्शन में मिले वही आंसर करेक्ट। किस ऑप्शन में मिल रहा है? क्यों भाई? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? में मिल रहा है सर। हाँ, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 2/3 माध्य माइनस बहुलक। बहुत सा सिंपल सा फार्मूला। माध्यिका माइनस बहुलक
बराबर 2/3 माध्य माइनस बहुलक। तो बहुलक सेम है, पहले वाले में माध्यिका रहेगा, दूसरे वाले में माध्य, और 2/3 कॉमन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। क्लियर है? याद हो गया कि नहीं? चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 0, तो वेरिएंस क्या होगा? अगर एक्स और वाई के बीच का संबंध शून्य है तो कोवेरिएंस क्या होगा? क्यों भाई, बताइए जरा आपको। अगर सब संबंध ही 0 है तो सहप्रसरण क्या होगा? वो भी 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भाई सहसंबंध अगर एक्स और वाई के बीच में 0 है तो कोवेरिएंस भी तो 0 होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोवेरिएंस है, सहप्रसरण इसको बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सहसंबंध से ही निकलता है। सह कोवेरिएंस के फार्मूले में सहसंबंध का भी योगदान है, और अगर सहसंबंध ही 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आप लोग बता सकते हो कि कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? क्यों भाई, कोई फार्मूला बताएगा हमें? एनीवन, किसी को पता है? सहप्रसरण का फार्मूला आप लोग बताइए भाई। आइए हम थोड़ा सा पानी पीने आ रहे हैं। क्यों भाई, किसी को नहीं पता? हाँ बेटा, कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? बताओ भाई। सर यही वाला ना, R बराबर कोवेरिएंस एक्स वाई अपान समेशन एक्स समेशन वाई। टीचर बोली थी ना कि देखो, कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए सर, कैसे काम चलेगा। क्यों भाई, और किसी को नहीं पता? देखिए सिंपल सा है। पहली बात तो कोरिलेशन का संबंध, कोरिलेशन का फार्मूला क्या है? देखो, सहसंबंध बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है कोवेरिएंस एक्स और वाई, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये फार्मूला है सहसंबंध। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सहसंबंध एक्स और वाई के बीच में 0 है, तो ये बराबर 0 हो गया। अब पूछ क्या रहा है? कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई बराबर बटे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कोवेरिएंस भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर है? हाँ बेटा, सभी को क्लियर है? हाँ, कोई समस्या तो नहीं है ना? क्यों भाई? तो ये है फार्मूला। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ गुड इंडेक्स नंबर इज वन विच सेटिस्फाइज, यानी एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है क्या? दोनों को, टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई।
यानी समय और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों को सेटिस्फाई करता है, उसको हम अच्छा सूचकांक कह सकते हैं। और ये दोनों सूचकांक कौन सा सूचकांक सेटिस्फाई करता है, कोई बताएगा? फिशर फिशर जो है का जो सूचकांक है फिशर इंडेक्स, वो जो है समय और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 17 क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 6 लाल 5 काली और 4 सफेद गेंद। ठीक है, एक बॉक्स है जो 6 रेड 5 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा 4 गेंदें डिब्बे से निकाली जाती है, यानी एक आदमी है जो है 4 बॉल जो है बॉक्स से निकालता है। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आदमी निकाल रहा है वो 4 बॉल, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रत्येक रंग की एक एक गेंद होगी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इन दैट बॉक्स, यानी प्रत्येक रंग की एक एक गेंद होने की क्या प्रायिकता है, पूछ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिएगा, इसका आंसर तो डी है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसको सर करिएगा आसान। हाँ सर एक बार हम बताएं अगर सही होगा तो बताइएगा। इसको कंबाइन करके निकालेंगे ना, जो संचयी वाला फैक्टोरियल वाला फिगर हाँ सूत्र लगता है। हाँ इसको जैसे ये टोटल गेंदे 15 हैं तो 15C/4 ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे। और ऊपर वाले में 6C1 और 5C1 और 4C1, इसको जब सॉल्व कर देंगे तब ये आंसर शायद आएगा। एकदम सही आप कह रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम आपने सही सोचा है, ऐसे ही निकलेगा, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रयास करिएगा आप लोग, नहीं तो सॉल्व करवा देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। 18 क्वेश्चन कह रहा है भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा सत्य है? क्यों भाई, भुगतान संतुलन आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार। तो भुगतान संतुलन का पूछ रहा है, जो मौद्रिक दृष्टिकोण है, जो मॉनेटरी अप्रोच है, वो क्या कहता है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई, किसी को पता हो इसका आंसर क्या होगा? हाँ बेटा, एनीवन? अच्छे से पढ़िए और बताइए। किसी को आया? जी, बी विकल्प मुझे समझ में आ रहा है। क्या बी? भुगतान संतुलन में घाटा। हाँ। अच्छा, और सब लोग बताओ भाई। हर्षिता, क्या होगा इसका आंसर? कुसुम, बताओ बेटा। सब लोग बताइए, प्रयास करिए। हम्म रूपम, काजोल, बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। क्यों भाई, बिना पढ़े तो आ नहीं रहे हो तुम लोग? एमए में सब लोग पढ़े होंगे इसको। ठीक है, एमए तभी पास हो गए जब ये पढ़े हो। देखो, जो इसको कौन दिया था पहले ये बता दो तुम, तब आगे बढ़ा जाएगा। भुगतान संतुलन का मॉनेटरी अप्रोच कौन दिया था? हैं? कौन बताएगा? हम्म क्यों भाई, भुगतान संतुलन का मॉनेटरी अप्रोच कौन दिया था? नहीं पता? नहीं ध्यान आ रहा सर।
बताओ भाई, और लोग तो बताओ, नहीं बताओगे तो कैसे काम। क्यों भाई? टॉसिंग ने दिया था सर। नहीं बेटा, टॉपिक कहाँ है। और लोग ट्राई करो भाई। भुगतान संतुलन का मॉनेटरी अप्रोच। क्यों भाई, किसी को नहीं पता? हाँ बेटा, यानी आप लोग जो है एमए ऐसे ही करके आए हो। क्यों भाई, यही यही समझा जा सकता है फिर? मुंडल का नाम सुना है? मुंडल। क्यों भाई, मुंडल फ्लेमिंग वाला जो मॉडल आया था, वही वाला मुंडल। मुंडल और जॉनसन, दो अर्थशास्त्रियों ने जो है भुगतान संतुलन का मॉनेटरी अप्रोच दिया था, और उसमें उनके बहुत सारे फॉलोअर भी थे। डॉन बूस, मूसा, कैम्प, ये सब फॉलोअर थे। तो नाम थोड़ा सा याद रखिए आप। और उस थ्योरी में कहा गया था, जैसे एक कोटेशन नहीं है, आप लोगों को याद होगा, एक कोटेशन बताया था ना, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन का एक कोटेशन था, याद है? अभी आया था एमपीपीएससी में ही, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। क्या था मिल्टन फ्रीडमैन का? कि मनी इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना, यानी जो मुद्रा होती है वो हमेशा एक मौद्रिक फिनोमिना है, मौद्रिक घटना के रूप। वैसा ही भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण में मुंडल और जॉनसन कहते हैं कि भुगतान संतुलन जो है एक मौद्रिक घटना है, मॉनेटरी फिनोमिनन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, भुगतान संतुलन का जो अल्टीमेट प्रभाव है वो मौद्रिक तरीके से पड़ता है। ठीक है, मौद्रिक घटना है, वास्तविक घटना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी सब गलत। चलिए 19 क्वेश्चन आ जाए। 19 क्वेश्चन है, जब राष्ट्र आय और आयात पर शुल्क लगाता है तो उसका देय वक्र क्या होगा? यानी जब कोई भी देश इंपोर्ट टैरिफ लगाता है तो इंपोर्ट टैरिफ से नेशंस का जो ऑफर कर है, जो प्रशुल्क ऑफर कर है, जो प्रस्ताव वक्र है, देय वक्र इसको लिखा है यहाँ पे, प्रस्ताव वक्र क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत बार मैंने ये क्विज में भी करवाया हुआ है, बताओ भाई। ए वाला होगा। हाँ, यानी अगर कोई भी देश जो है अगर प्रशुल्क लगाता है, आयात प्रशुल्क, तो उस देश का जो प्रस्ताव वक्र है वो किस अक्ष की ओर खिसकेगा भाई? जो निर्यात वस्तु जिस पर हम लेंगे, जिस अक्ष पर, उस तरफ वो खिसकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ये है, ये देखो, मान लो ये अमेरिका का है, ये भारत का, तो भारत आयात पर शुल्क लगाएगा तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो ये भारत का इनिशियल है, प्रारंभिक, ये प्रस्ताव वक्र है। और जब आयात पर शुल्क लगाएगा भारत, तो मान लीजिए ये वाला, ये ऐसे शिफ्ट हो गया, ये वाला ऑफर कर हो गया, तो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? जिस पर निर्यात, यहाँ पे हम एक इस पर निर्यात ले रहे हैं, यहाँ पे आयात, तो आयात अक्ष से ये दूर हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्ष जो निर्यात वस्तु का प्रमाप करता है उससे दूर खिसक जाएगा। देखो, यक्ष अक्ष पर हमने निर्यात लिया है तो उससे दूर खिसक रहा है ना, पहले यहाँ पर था, ये पास में था, अब दूर। आयात प्रशुल्क लगता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, प्रशु ये क्या कहते हैं, प्रस्ताव या ऑफर का। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। समझ में आया कि नहीं? तो देखो, लेफ्ट वर्ड बाएं की तरफ जो ऑफर करो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, कब? जब भारत जो है आयात पर प्रशुल्क लगाएगा। तो देखो एक चीज और ध्यान, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अब देखो, जहां पर दो देशों के ऑफर कर कट करते हैं वहीं पर टर्म्स ऑफ ट्रेड निर्धारित होती है, व्यापार की शर्तें।
तो देखो ये व्यापार की शर्तें हो गई, ये व्यापार की शर्तें हैं, इतना व्यापार हो रहा था पहले। लेकिन जब भारत ने आयात प्रशुल्क लगाया तो भारत के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अच्छी हो जाएंगी। अब देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गई, ये लाइन हो गई। तो जब लाइन खड़ी होती है, खड़ी होने का मतलब समझ रहे हो, ढाल अधिक हो गया, और ये लाइन ही क्या बताता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी पीएक्स अपॉन पी वाई। तो पीएक्स अपॉन पी वाई अब बढ़ने लगा ना, पीएक्स अपॉन पी वाई ये था, अब पीएक्स अपॉन पी वाई ये वाली लाइन हो गई, यानी ढाल बढ़ रहा है, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके लिए अच्छी हो जाएगी, भारत के लिए जो आयात प्रशुल्क लगा है। समझ में आया ना, क्यों भाई, क्लियर है? तो इसका आंसर ए जो है करेक्ट है। बाकी इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड जब ऑफर कर वगैरह पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, जल्दी बताइए। अ डेफिसिट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, जल्दी जल्दी बताओ तो फटाफट से। आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हो बट थोड़ा सा दिमाग का कम यूज करते हो, दिमाग का पूरा यूज किया करो। चलो जल्दी बताओ भाई, सब लोग दिमाग लगाओ फटाफट। हैं, कौन लगा रहा है? हाँ बेटा, ए होगा सर। सर जी ब्याज ए दर में होगा। कटौती के द्वारा। अच्छा, ब्याज दर में कटौती द्वारा। कह रहा है भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी जो बीओपी में डेफिसिट है तो कैसे दूर होगा। सही से आप लोग आंसर करिए, जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। देखो 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है, देखो रूपम भी अपना आंसर चेंज कर दी। अभी के जितने भी आंसर हैं सब सही है, ठीक है ना, सी आंसर है इसका, सी। देखो बाकी के जो ऑप्शन है ना वो बीओपी के घाटे को अच्छा नहीं करें बल्कि बढ़ा दें। ब्याज दर में कटौती समझते हैं क्या होता है, अगर आपके देश में मान लीजिए भारत में ब्याज दर कम हो गई तो मतलब समझते हो बाहर वाला हमारे यहाँ निवेश क्यों करेगा, यानी पूंजी का जो अंतर प्रवाह है वो नहीं होगा ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर ब्याज दर कम मिलेगी तो बाहर वाला निवेश कम करेगा, क्यों, क्योंकि उसको रिटर्न कम मिलेगा भाई, प्रतिफल कम मिलेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ निवेश पूंजी का अंतर प्रवाह नहीं होगा, बल्कि हमारे यहाँ से पूंजी बहिर्प्रवाह होने, आउटफ्लो होने लगेगा पूंजी का, ठीक है, अगर ब्याज दर कम है। ब्याज दर अपने देश में कम होने का मतलब समझ रहे हो, दूसरे के देश में ज्यादा है, तो दूसरे देश में ज्यादा है अच्छा लगाएंगे। तो इसलिए रिटर्न वहां ज्यादा मिलेगा, इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, पूंजी अंतर प्रवाह को हतोत्साहित करके, अरे भैया पूंजी डॉलर की आवश्यकता है तभी तो घाटा दूर होगा, हतोत्साहित करोगे अंतर प्रवाह को तो कैसे घाटा दूर होगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। पूंजी अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित, डिस्करेज नहीं करना है, करेज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। और डी वाला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, विप्रेषण पर प्रतिबंध लगा, अरे भैया कैसे, रेमिटेंसेज हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज हम लोगों को मिलता है प्रेषण, क्योंकि हमारे देश के लोग पूरे विश्व में छाए हुए। अब इसको अगर प्रतिबंध लगा दोगे तो भैया डॉलर कहाँ से आएगा, तो इस पर ये भी गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाना है भैया, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अलाउ करना है। तो इन तीनों में से तीनों गलत। सी वाला ऑप्शन कह रहा है ब्याज दर में वृद्धि करके, अगर अपने देश में आप ब्याज दर बढ़ाओगे तो फॉरेनर जो है वो यहाँ पर अपने देश में निवेश करेंगे, डॉलर लेके आएंगे, तो विदेशी मुद्रा आएगी और हम अपने जो है बीओपी में घाटे को दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया ना, सी आंसर करेक्ट है इसका। क्यों भाई,
क्लियर है ना सभी को? चले आगे, बताओ भाई। चलिए 21 पढ़िए। 21 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या मतलब होता है? ये तो सब लोग पढ़ के आ रहे। जनांकिकी संक्रमण का मतलब क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स टू हाई बर्थ हाई डेथ, ऐसा है क्या? नहीं है रे। आप लोग अभी सीपी ब्लैकर की थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं ना, हम लोग सीपी ब्लैकर की थ्योरी, ब्लैकर्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें पढ़ा है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो कैसे होता है? फर्स्ट में क्या होता है? हाई बर्थ हाई डेथ, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? उच्च जन्म दर भी होती है, उच्च मृत्यु दर भी होती है। सेकंड में थोड़ा कम होता है जन्म दर, मृत्यु दर धीरे धीरे दोनों कम होने लगती है। तो ट्रांजिशन कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है? उच्च से निम्न की ओर आता है, यानी शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ हाई बर्थ हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ लो डेथ। तो हाई से दोनों हाई फिर दोनों लो होती हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ाना, उसको बोलते हैं जनांकिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? बताओ भाई। हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जनरल फर्टिलिटी रेट? जो सामान्य प्रजनन दर है, ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी जनसंख्या में, पॉपुलेशन। जो सामान्य प्रजनन दर है वो कौन क्या बताता है? सामान्य प्रजनन है, सामान्य प्रजनन दर क्या बताता है? पोटेंशियल मेजरमेंट। हाँ, पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी, यानी प्रजननता का संभाव्य माप है। देखो कोई भी माप एक्चुअल नहीं होता, एक चीज जान लो। हम जो पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना वगैरह कराते हैं, ये सब क्या है? ये सब पोटेंशियल माप है, ये संभाव्य माप है, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है भाई, एक डेटा है। क्या सबके घरों में हम लोग पूछते हैं क्या? जनगणना में सबके घरों में जाते हैं, कोई ना कोई तो छूट जाता होगा ना भाई जनगणना। ये एक एक आदमी से कोई नहीं पूछता, ठीक है? एक लंप सम स्टैटिकल डेटा लिया जाता है और उसी के आधार पे सारी चीजें बनती हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो संभाव्यता पे ही आधारित है। अभी हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, तो सांख्यिकी क्या है? एक संभावना है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल से उसका लेना देना नहीं होता, एक्चुअल और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होता है। और उसी को जानते हो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? जल्दी बताओ। उसी में स्टडी करते हैं हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में। इकोनोमेट्रिक्स में उसी को क्या बोलते हैं? एरर टर्म। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? एरर टर्म। जो प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और वास्तविकता में जो अंतर होता है, वो किसके कारण होता है? जो हम लोग त्रुटि कर देते हैं, उसी को बोलते हैं त्रुटि पद, एरर टर्म, रेजिडुअल, रैंडम टर्म, बहुत सारे टर्म होते हैं। तो सामान्य प्रजनन दर क्या बताता है? प्रजननता का एक संभाव्य माप है, ठीक है? पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी है, एक्चुअल मेजर ऑफ फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है? और ये क्या बताता है? ये बताता है प्रति 1000 स्त्रियों पर एक जो प्रजनन आयु है, उनके बच्चे देने की क्या मतलब वो है, मतलब बच्चे देने की संभाव्यता है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर बच्चे देने की संभावना, कितने बच्चे देती हैं वो जनरल फर्टिलिटी, यानी सामान्य उनकी प्रजननता क्या है प्रति 1000 स्त्रियों पर, ये बताता है जनरल फर्टिलिटी रेट। इसको शॉर्ट में कहते हैं जीएफआर। क्या बोलते हैं? जीएफआर। इसी की तरह एक वर्ड होता है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, ठीक है ना? तो ये सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करिए,
चलिए 23 पे आ जाइए। निम्न में से किस वक्र का प्रयोग जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ। दीर्घकालीन पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन सा वक्र दिखाता है? लॉजिस्टिक वक्र। कौन सा दिखाता है? लॉजिस्टिक वक्र। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 24, भारतीय कृषि की उत्पादकता को निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्यों भाई? भारतीय कृषि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बढ़ा हुआ सार्वजनिक निवेश, एकदम सही है। सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा तो कृषि की उत्पादकता बढ़ सकती है। बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाएं, इससे भी डी विकल्प है सर, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ठीक है ना, तो 24 का डी। चलिए 25 पे आ जाइए। 25 भी जल्दी जल्दी बता दीजिए। भारत में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि से प्रारंभ किया गया? क्यों भाई? मेक इन इंडिया भारत में कब आया है? 25 सितंबर 2000। हाँ, 25 सितंबर 2014। डेट याद रखो, डेट भी पूछ रहा है आजकल, बहुत जरूरी है डेट भी। 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया। ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी पुराना है। पुराने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण का भार, ये तो अपना ही है, था जो नए औद्योगिक सूचकांक में बदल कर हो गया। जल्दी बताओ, विनिर्माण का कितना भार दिया गया है? 77 पॉइंट कितना था? जल्दी बताओ रे। 77 पॉइंट कितना था विनिर्माण का आईआईपी में भार है? अभी लिखवाए हैं 2 दिन, एक दिन बाद पहले। 63% सर। हाँ, 77.63% है। यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आधार वर्ष 2011-12 में विनिर्माण का भार कितना है? 77.63%। देखो ये क्वेश्चन आ गया। चलिए 27 क्वेश्चन। भारत में कृषि संगणना कितने अंतराल पर की जाती है? ये भी अभी पढ़ के आ रहे हो। कृषि क्षेत्र में प्रत्येक 5 वर्ष पर कृषि जनगणना होती है। प्रत्येक तो 5 सी जो साल है, में सर। हाँ, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व बैंक की 31 अक्टूबर 2018 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के संबंध में भारत का स्थान सुधर गया। कितना हो गया था? क्यों भाई? उस समय तो 77 हो गया था, ठीक है, 77। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारत का स्थान कहाँ है? लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, ये कौन सी रिपोर्ट है? देखो रिपोर्ट का नाम देखो, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये अब आती नहीं रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इसको बंद कर दिया है रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है जो बंद हो चुका है, वर्ल्ड बैंक अब जारी नहीं करता। ठीक है ना, 2019 तक जारी हुआ था, 2020 से बंद हो चुका है, तो अब इसका डेटा नहीं आता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में जो है 77 था। अब इसका डेटा नहीं आता, 2019 से ये इंडेक्स बंद है, ध्यान में। एग्जाम का क्या हुआ बेटा? किस एग्जाम का पेपर है सर? ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का पेपर है 2020 का। ठीक है ना, उसी को मैं सॉल्व करवा रहा जी सर। सर समय हो गया। हूँ। हाँ, समय हो गया है, बस एक क्वेश्चन और करा दे। 29 क्वेश्चन देखिए। 29, पब्लिक गुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक? सार्वजनिक वस्तु कौन सी मानी जाती है जो अवर्जनीय प्रकृति की हो, नॉन एक्सक्लूडेबल हो? बिल्कुल सही। उपभोग में प्रतिद्वंदिता हो? नहीं, यानी नॉन राइवल इन कंजप्शन, सही है। प्रतिद्वंदिता रहित, यहाँ रहित लगा है तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तीसरा, वर्जनीय प्रकृति की हो, ये गलत है, वर्जनीय नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडेबल नहीं होती।
और वस्तु जो जनता के पास अवश्य हो। क्यों भाई, ये भी है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, यानी ए जो है करेक्ट आंसर है। लगे हाथ इसको भी देख लो। 30 नंबर क्वेश्चन, विच फाइनेंस कमीशन हैज यूज्ड फॉरेस्ट कवर एज ए क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी वन आच्छादित क्षेत्र को किस वित्त आयोग ने भारत में संसाधनों के क्षैतिज आवंटन की एक कसौटी माना? कौन से वित्त आयोग में वन आच्छादित क्षेत्र को जोड़ा गया था? फॉरेस्ट कवर क्राइटेरिया को जोड़ा गया था। जल्दी बताओ। क्यों भाई, फॉरेस्ट कवर क्राइटेरिया को किस वित्त आयोग में जोड़ा गया था? 14वें वित्त आयोग में इसको जोड़ा गया था। किस वित्त आयोग में? 14वें वित्त आयोग में इसको जोड़ा गया था। 12वें नहीं, 14वें। ठीक है ना? 14वें वित्त आयोग में वन आच्छादित क्षेत्र को एक कसौटी के रूप में जोड़ा गया था। 15वें में भी 2-3 को जोड़ा गया है, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है 15वां भी। अब 16वां आने वाला है 24-25 में। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं हम लोग।